बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब एक सेंटीमेंट को फरोग दे रहे हैं और वो ये है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिश के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से अलग किया जा रहा है। एक खत का हवाला दिया गया और वज़ीर आज़म पिछले कई रोज से उस खत को अवाम के सामने पेश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस खत के जरिए उन्हें धमकी दी गई, उन्हें धमकी दे के उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। और ये अदम एतमाद की तहरीक कौन ला रहा है? अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ला रही है, लेकिन इसके बारे में इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार बार बार कर रहे हैं कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे अमरीका है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करें। गोया एक ऐसा कार्ड इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत सी आरा पाई जाती है। बाद लोग कहते हैं कि ऐसे खत या ऐसी कन्वर्सेशन हमेशा से होती आई है। फिर ये भी कहा कि अमरीकी सफारतकार पाकिस्तान में मीडिया अराकीन से, सियासतदानों से मिलते हैं और ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतकार हों या दीगर ममालिक के सफारतकार हों, वो सियासतदानों से मिलते हैं, साथियों से मिलते हैं, हुकूमती अराकीन से मिलते हैं, वो NGO से मिलते हैं, सिविल सोसाइटी से मिलते हैं। कोई नई बात इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसको भी ग्लैमराइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमरीकियों ने पाकिस्तान में मुलाकातें की हैं अपोजिशन के रहनुमाओं से। अगर पूरी फहरिस्त ली जाए तो आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और उनके साथ भी अमरीकी सफारतकारों ने मुलाकातें की होंगी। एक मुसलसल एक ये अमल है जिसको हर आने वाला सफारतकार, हर पोलिटिकल अफेयर्स के मामला को देखने वाला और हर मीडिया को देखने वाले जो उनके अराकीन होते हैं वो जरूर मुलाकातें करके अपने लिए एक फीडबैक और एक रिसर्च अपनी मुकम्मल करते हैं। फिर साथ साथ ये भी कहा गया, ये दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि हम रूस गए। जरा सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने इस पूरे इस बयानी को बनाते हुए क्या क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, कि वो क्या कह रहे थे, किस तरीके से उनको दबाव डाला गया, किस तरीके से उनकी खारजा पॉलिसी को एक टारगेट करके उनकी हुकूमत तब्दील की जा रही है। हाँ जी, हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी। पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। इस सूरत-ए-हाल के जवाब में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी को हम मानते हैं और हमें किसी हुकूमत को हटाने की हमें ना कोई जरूरत है, ना कोई अमेरिका इन खबरों की तस्दीक कर रहा है कि जो भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है, बल्कि उन्होंने तरदीद की और ये कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत हटाने से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन अवामी जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जब अमेरिका पर इल्जाम लगाया तो अमेरिका ने क्या कहा? ये इल्जाम तराशी मुसलसल कई रोज से जारी है जिसपे तनकीद की जा रही है और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब महज अपने इक़्तिदार के लिए अमेरिका पर इल्जाम लगाकर खारजा पॉलिसी को आजाद खारजा पॉलिसी करार देकर एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन कहती है कि IMF के पास इमरान खान साहब गए, सऊदीया के पास गए और मलेशिया की कोलंबो समिट में इसलिए नहीं गए कि उन्हें सऊदी अरब ने मना किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब हीरो बनते हुए दिखाई देते हैं। माजी में भी जब न्यूजीलैंड का मसला हुआ, जब फ्रांस के सफीर को निकालने का मसला हुआ, इमरान खान साहब के दो मौक़िफ़ थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि हम सफीर को निकाल नहीं सकते, पाकिस्तान तनहा रह जाएगा और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुतासर होगी, लेकिन दूसरी तरफ फिर अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि होते कौन हो हमें डिक्टेट करने वाले। गोया इमरान खान साहब ने फ्रांस के सफीर के मसले पर भी पाकिस्तान में भरपूर सियासत की। अब सवाल ये पैदा होता है और जायजा लिया जाना जरूरी है कि आखिर इस किस्म के खतूत जब लिखे जाते हैं या सफारतकार अपनी हुकूमत को इन मामला से आगाह करते हैं, उसे कितनी धमकी समझी जा सकती है और क्या हुकूमत चेंज करना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जरूरत है? क्या अमेरिका इमरान खान के खिलाफ हो चुका है? क्या अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो? क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब तो बयानियां सिर्फ एक ही बना रहे हैं और ये कि उनके इक़्तिदार को उनको हटाने के लिए इस वक्त आलमी साजिश हो रही है। ये पूछेंगे, ये सवाल रखेंगे मुल्क के साबिक सीनियर सफारतकार डॉक्टर अब्दुल बासित साहब के सामने, उनसे पूछेंगे तरीकाकार क्या होता है। ऐसी मेल मुलाकातों के बाद फिर हमारे सफीर जवाब कैसे देते हैं और ये साजिश जो कहा जा रहा है कि वाकई साजिश है या इमरान खान साहब इसे भी एक सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की कौंसिल के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया
उसमें कहीं साजिश का जिक्र नहीं है। ये सवालात हम सारे रखने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब के सामने, और उसके बाद कुरान के आखिरी सेगमेंट में बात होगी पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, और अब चौधरी परवेज इलाही साहब की कोशिश है कि उसी रोज जिस रोज कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक हो पेश, इमरान खान साहब के हवाले से वोटिंग हो, उसी रोज वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएं, क्योंकि अपोजिशन तो फंसी होगी कौमी असम्बली के अंदर। पंजाब उनके लिए मैदान आसान होगा। क्या वाकई मैदान आसान है? परवेज इलाही क्या वज़ीर आला मुंतखब हो पाएंगे? इतनी जल्दी क्या है? क्या इमरान खान साहब के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी, या चौधरी परवेज इलाही साहब ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर मैं मुंतखब होता हूँ और पंजाब में अपोजिशन एंगेज होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरकज में भी सपोर्ट मिल सकती है? इसका भी जायजा लेंगे। सीनियर साहब मुल्क के सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का आगाज होगा डॉक्टर अब्दुल बासित साहब से। पाकिस्तान के सीनियर साबिक सवालकार हैं, उनसे पूछेंगे साजिश या सियासत। एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सीनियर सवालकार जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। उनसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है या सियासत? ये बताइएगा कि अगर हम सफारती तरीकाकार को देखें तो जिस किस्म की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई, और जो पाकिस्तान के सफीर है उन्होंने जो बातचीत की वो कन्वे की, यही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है किसी मुल्क को धमकी देने के हवाले से, या किसी मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत की तब्दीली के हवाले से? नसरुल्लाह साहब, देखिए पहले तो ये बात रखनी चाहिए कि अगर एक वजारत ख़ारजा की किसी सफ़ीर के साथ जो वहाँ बेस्ड है उसकी कोई गुफ्तगू हुई है और उसमें कोई ऐसी बात हुई है जो कि हमारे व्यू पॉइंट से मुनासिब नहीं थी, या जिस तरह कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीज़ ने कहा कि अनडिप्लोमेटिक थी, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तभी यकीन है कि हमारे सफ़ीर ने उसी वक्त उसका जवाब दे दिया होगा। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कहा गया है कि जी ये रेजोल्यूशन जो है ये कामयाब होनी चाहिए और हमारे वज़ीर आज़म को जो इस वक्त की हुकूमत उनको जाना चाहिए, तो मुझे इसका यकीन है कि हमारे सफ़ीर ने उसी वक्त कह दिया होगा कि जी ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये एक जमहूरी प्रोसेस है, लिहाजा आपको इसमें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने यही कन्वे कर दिया होगा। इसीलिए हमने देखा कि जब ये कन्वे हुआ इस्लामाबाद को तो उसके बाद कोई एक्शन उस पर नहीं था, और उसके बाद एक 2-3 दिन का हफ्ते का वक्फा भी रहता है, और उसके बाद यहाँ पे OIC का जो हम देखते हैं उसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स भी आते हैं और हम उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी करते हैं। तो जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं, अगर उसमें कोई इस किस्म की बात हो जाए तो उसका वहीं जवाब दे दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है, अनलेस के आप उसको पब्लिक में लाना चाहते हैं। अमरीकियों तो ये पब्लिक में लेकर नहीं आया और ना हमारी साइड इसको पब्लिक में लेकर आई, ये तो अब पब्लिक में आ गया है, तो अब उसका हवा बन गया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो जो बात वहीं थी वहीं रहनी चाहिए थी। सफारती जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनका यही असूल होता है कि मुझे खुद अपने करियर में बहुत सी इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा और हमने वहीं जवाब दे दिया चीजों का, तो वो फिर बात पब्लिक में नहीं लेकिन ये क्या इंफरादी बातचीत होती है, ये रियासती पॉलिसी होती है कि कोई मुल्क का अगर कोई एहलकार जो है वो हमारे सफीर के साथ बातचीत करे, इसको रियासती पॉलिसी समझा जाता है? बिल्कुल, देखिए अगर हमारा सफ़ीर कोई बात कर रहा है तो सफ़ीर आपकी रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गवर्नमेंट को नहीं कर रहा होता, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रियासत को। और मुझे कम अज़ कम मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर ये वाकई कोई साजिश है तो फिर अमरीकी उसको इतना खुल्लम खुल्ला किस तरह हमारे सफ़ीर को कह सकते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं साजिश तो अंडरग्राउंड होती है, उसको तो सामने नहीं लाया जाता। तो मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ इस सारे मामले। और फिर आप ये भी देखिए जो प्रेस रिलीज इशू हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक सीनियर ऑफिशियल ने इस्तेमाल की है, उसका कल हमने उसको समन करके यहाँ पे जो CDA हैं उनको हमने डिमार्च भी पेश कर दिया कि आपने क्यों, हालांकि इस तरह होता नहीं है क्योंकि ये मीटिंग कॉन्फिडेंशियल है, इसमें एहतजाज नहीं होता, इसमें ये नहीं होता कि आप बाद में बुला के पब्लिकली एहतजाज करें। ये पहली दफ़ा शायद हुआ इस किस्म का वाकया
मेरी कम से कम जो मेरा करियर है उसमें मैंने नहीं देखा कि एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो, उसमें हमारे सफीर ने जवाब भी दे दिया हो और फिर बाद में आप 3 हफ्ते के बाद उस मीटिंग को पब्लिक करें और फिर पब्लिकली डिमार्च पेश करें। इस तरह नहीं होता। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको पोलिटिसाइज किया गया कि अगर एक कन्वर्सेशन थी उसके बारे में हुकूमत को आगाह किया गया, अब मौका था इमरान खान साहब के पास कि उसको पब्लिक में ले जाते, इसको पोलिटिसाइज करते और एक साजिश बनाकर इसे पेश करते? मुझे तो देखिए मुझे मतलब बस माजरत ये कहना पड़ता है कि सारे इशू को पोलिटिसाइज किया गया और खामखा में हमारे सफीर को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया अननेसेसरीली। आज मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे सफीर ने बड़ा फेथफुली जो भी चीज़ हुई होगी उन्होंने रिपोर्ट की और अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर को शायद नज़र आ रहा था कि जो है राइटिंग इज ऑन द वॉल, तो उनको एक नैरेटिव चाहिए था। तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन तो इस किस्म के काम कर लेते हैं, लेकिन इसका बड़ा नुकसान होता है इन चीज़ों का डिप्लोमेटिक रिलेशन में, उसकी रिपरकशंस होती हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब हमारी खारजा पॉलिसी पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? हम खुलकर एक पूरी साजिश कह रहे हैं इसको कि हुकूमत हटाने के हवाले से साजिश की गई, वो भी अमेरिका की तरफ से की गई। अब पाकिस्तान के अमेरिका के रिलेशंस वो कैसे रहेंगे और हमारी खारजा पॉलिसी कितनी इफेक्ट होगी इसके बाद? देखिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका के साथ हमारे हमेशा से प्रॉब्लम्स रहे हैं, अभी भी हैं और आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि बुनियादी कुछ हमारे इख्तिलाफात हैं चीन के हवाले से, सी पैक के हवाले से, इंडिया के हवाले से। तो जो हमारे डाइवर्जेंसेस हैं, इख्तिलाफात हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन हमने फिर भी इन इख्तिलाफात के बावजूद भी इस रिलेशनशिप को मैनेज किया है और अभी भी हमने इसको मैनेज करना है। ये बहुत ज़्यादती हो गई कि हम इस सारे मामले को पब्लिक में ले आए और हमने अमेरिका को भारत के साथ मिलाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह कि भारत हमारा एक एनिमी मुल्क है, एडवर्सरी है, इस तरह शायद अमेरिका भी है। तो ये एक बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, लेकिन अगर नई हुकूमत आ जाती है तो उससे फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है। जब भी सेटअप चेंज होता है, नई हुकूमत आती है, तो उससे कुछ उम्मीद होती है कि अब नई एक राह इख्तियार की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लेट्स होप मतलब अगर ये हो जाता है, अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाती है, तो फिर नई हुकूमत अगर आती है तो फिर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर लें। और चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने प्रेस रिलीज में कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई साजिश हुई है या रेजोल्यूशन के हवाले से कोई बात हुई है, तो मेरे ख्याल में उसने भी एक डैमेज कंट्रोल कर लिया उस प्रेस रिलीज ने। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि कम अज़ कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में चूंकि और भी स्टेक होल्डर्स बैठे थे, उनको इस बात का इदराक था कि हमने इस चीज़ को मैनेज यहीं पे कर लेना है। तो ठीक है, अब डिमार्श हमने प्रोटेस्ट कर लिया, हमने अपने जो हमारी जो ग्रीवेंसेस थी वो हमने कन्वे कर दी, तो मेरे ख्याल में बात अब यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनके कौन से ऐसे इक़दाम थे जिससे वो कह सकते हैं कि हमारे मीडिया में कुछ लोग कहते हैं कि वो खटक रहे थे अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका उनको हटाना चाहता है? कौन से ऐसे बड़े इक़दाम थे? मैं तो पिछले 1 साल से यही कह रहा हूं कि आप तो बल्कि उल्टा अमेरिका के असर में हैं बुनियादी तौर पे। हमने ये भी देखा कि इनके वुज़रा ने ही, मुशीरान ने ही सी पैक के हवाले से कंसर्न्स रेज किए, चाइना के हवाले से कंसर्न्स रेज हुए। बल्कि हम तो अभी तक हर वक्त ये कहते रहे कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने रिलीज की पिछले साल, उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हुई और आपने बुनियादी तौर पे अमेरिका को फेवर की उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो मेरे तो ये प्रॉब्लम था कि मैं ये सोच रहा था कि कहीं हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात खराब ना हो जाएं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे अमेरिका को कोई कंसर्न्स हो हमारी पॉलिसी के बारे में। ये ज़रूर है कि अमेरिका ये चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दरारें पड़ें, हम थोड़ा सा उनसे दूर हों, सी पैक आगे ना चले। अफगानिस्तान पे वो हमें चाहते हैं कि हम तालिबान को रिकग्नाइज ना करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें डाइवर्जेंसेस हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने बल्कि अमेरिका की जो सैंक्शंस है, यूनिलैटरल सैंक्शंस कार्सा के तहत जो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, हमने तो उसको भी मलहूज़े खातिर रखा जब हमने ईरान के साथ पाइपलाइन नहीं बिछाई।
तो हम तो बड़े मोहतात हैं। और अगर ये कहा जाए कि जी रूस के विजिट की वजह से हुआ, मैं इस बात को मानने से नहीं मानता, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कोई इतने गहरे नहीं हैं। गो कि हम पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रवाबित बेहतर हों, लेकिन उसमें वो सब्सटेंस अभी तक नहीं आया। अभी तक हमारे जो ट्रेड है वो भी $400 मिलियन के करीब ही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ख़ास। और हम उधर भी रशिया के हवाले से भी हम यूनिलैटरल जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उनको सामने रख कर इक़दाम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी मुझे वजह नज़र नहीं आती कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो। इसीलिए देखिए अमेरिका ने कोविड-19 में 37 मिलियन हमें वैक्सीन्स दी हैं। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें ताकि हम पूरी तरह चाइना के साथ उनकी बास्केट में जाके ना बैठ जाएं। लेकिन हमारे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और हर मुल्क कोशिश यही करता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत दे। हम भी देते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मुकाम तक हमारे कोई रिलेशनशिप रूस के साथ आ गए या कोई ऐसी वजूहात हो गई कि हम ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ी रुकावट बन गए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। गो के जो डिप्लोमेसी का कंडक्ट था उसमें बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक डिप्लोमेसी, जब आप जो इश्यूज हैं सीरियस इश्यूज उसको आप पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाते हैं तो फिर उसके रिपरकशंस होते हैं। और ये मेरे ख्याल में इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि उन्होंने सीरियस इश्यूज को पब्लिक डिस्कशन में लेकर आ गए, पब्लिक डोमेन में लेकर आ गए, जो कोई भी रियासत नहीं चाहती कि आप अपनी पब्लिक ओपिनियन को उसके खिलाफ उभारें। अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा, ना चीन चाहेगा कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत है वो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन को उसके खिलाफ करे। ये एक मैं समझता हूँ कि गलती इनसे हुई है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हम माजी की हुकूमत की बात करें, साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, एक कंपैरिजन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम चीन की तरफ हमारी अलाइनमेंट ज्यादा होगी, सी पैक में हमने तेजी से काम किया जिसकी वजह से अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया। जबकि अगर दूसरे से बात करें वो कहते हैं सी पैक पे हम तेजी से काम कर रहे थे, मौजूदा हुकूमत ने वहां बहुत स्लो की पॉलिसी अपनाई। देखिए ये मामला तो मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ चीन, फिर आसिफ ज़रदारी साहब के दौर में ज़्यादा इस पे मामला हुआ। और हम जानते हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब बहैसियत सदर हर 3 माह के बाद चीन जाया करते थे और मुख्तलिफ शहरों में जाकर देखा करते थे कि किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। फिर 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने भी इकबाल अहसन साहब और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस मामले में। लेकिन इनकी हुकूमत में असद उमर साहब ने भी बयानात दिए कि भाई ये बहुत जो हमने लोन्स लिए हैं, तकरीबन जो मार्कअप रेट है वो 8 से 10% है और ये बिल्कुल अनटेनेबल हैं। उसके बाद जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी सी पैक के खिलाफ। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने तो बल्कि नुकसान पहुंचाया है शुरू के दिनों में। भारत अब प्राइम मिनिस्टर ने जब विजिट किया ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स के दौरान तो उसमें कुछ हालात बेहतर हो गए। इसलिए देखिए सदर शी जिनपिंग अभी तक पाकिस्तान नहीं आए इनके दौरे हुकूमत में, हालांकि हर दौरे हुकूमत में ये रहा है कि चीनी सदर विजिट ज़रूर करता है, लेकिन अब 3.5 साल का 4 साल का अरसा होने को आ गए, चीनी सदर अभी तक नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हमें तो रियासत के मफादात से मतलब है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो तब्दील नहीं होती बहुत जल्दी से। चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो उसको ख़ास तौर पे प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ अननेसेसरीली कोई अपने ताल्लुकात को मजीद कमज़ोर करें या ख़राब करें। ये मैनेज करने की बात है जो इनसे मैनेज नहीं हो पाया बदकिस्मती के साथ। और यही हमने सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा, UAE के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। तो ये जो डिप्लोमेसी करते रहे हैं पब्लिक डोमेन में, इसने बहुत खराबियां पैदा की हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त हम अपनी खारजा पॉलिसी की बात करें, अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि इमरान खान साहब की वजह से हम आइसोलेशन का शिकार हुए हैं, जबकि हुकूमत समझती है, शाह मुल्की साहब कहते हैं कि हमारे इस वक्त ताल्लुकात बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से हम अमेरिका, रूस, चीन के साथ एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी बना पाए। देखिए मैं हमेशा से पिछले कई सालों से यही कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे तो इस किस्म के बयानात तो पहले देने ही नहीं चाहिए आपको। ये दुरुस्त है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए तो एक किस्म का
ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ उस वक्त ताल्लुकात में हमारी सख्तमहरी थी और इनकी वजह से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली और मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ पे आए, मोहम्मद बिन जैद भी यहाँ पे आए, यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी खुली। लेकिन फिर बाद में हमने क्या किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ही बयान दे दिया कि जी हम OIC के बाहर जाकर कश्मीर पे काम करेंगे, तो ये उससे मज़ीद ताल्लुकात फिर दोबारा ख़राब हो गए। तो हमारी जो एक ट्रेडिशन है ना, हम लूज बयान देते हैं पब्लिक में आकर सीरियस इश्यूज पे। कश्मीर पे देखिए कुछ नहीं कर सके ये लोग। कश्मीर पे इनका, मेरे से अगर आप पूछे रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा 10% से भी ज़्यादा नहीं है। जो इक़दाम इन्होंने लिए कश्मीर पे हम दुनिया को बता नहीं सके, अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सका। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो OIC का इजलास हुआ था मार्च में पिछले महीने, उसमें अलबत्ता पहली दफ़ा जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में था उसमें कश्मीर का जिक्र था तफसीलन, और ये एक कामयाबी इनकी ज़रूर है। लेकिन उससे बियॉन्ड हमें नज़र कुछ नहीं आता कि कश्मीर पे कोई एक्टिवली इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया हो ताकि भारत पे कोई प्रेशर हम बिल्ड कर सकें। कश्मीर पे इनकी नाकामी साफ नज़र आ रही है। और भारत के साथ देखिए इन्होंने जो बयानात देते रहे हैं, कभी कहते हैं कि आप अभी, बल्कि कल ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो, मतलब हो जाएंगे, अगर हो जाते, अगर ये उसका स्टेटस रेस्टोर अपना रिवोक ना करते। हमारे भारत के साथ ताल्लुकात 5 अगस्त 2019 से तो ख़राब नहीं है, ये मामला तो 1947 से चल रहा है। तो ये कहना कि जी सिर्फ यही एक वजह थी, ये बुनियादी तौर पे गलत इंटरप्रिटेशन है पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की। कश्मीर का मामला 5 अगस्त 2019 से तनाज़ा शुरू नहीं हुआ, ये तनाज़ा 1947 से शुरू हुआ और आज तक कायम है। अगर भारत स्टेटस रेस्टोर भी कर देता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे कोई तनाज़ात या भारत के साथ ख़त्म हो जाएंगे। ये तनाज़ा तो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कश्मीर के लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, बुनियादी ये। लेकिन हमने बहुत कन्फ्यूजन फैलाई इन सारे मामले में। कभी हम कहते हैं कि जी हम ताल्लुकात नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी अगर आप हमें कोई रोड मैप ही दे देंगे, किस तरह रेस्टोर करेंगे आप 370, हम फिर भी आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो एक कन्फ्यूजन का शिकार रही इस हुकूमत को, चूँकि प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। फिर आप देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो कश्मीर है, इन्होंने तकरीबन 1 साल लगाया उसका चेयरमैन बनाते हुए, पूरा तकरीबन 1 साल। और उसके बाद जब फूड क्राइसिस शुरू हुआ तो फ़खर इमाम साहब को मिनिस्टर बना दिया गया, फिर चेंजेस ले आए। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के मैदान में अंदरूनी एतबार से मुमकिन है कि इनकी बहुत सी एकम्पलिशमेंट्स हों, सेहत कार्ड है और बहुत सी एकम्पलिशमेंट्स इनकी हैं और उनको ये क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान को। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मैदान में मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत सी नाकामियां हैं। कामयाबियां तो मुझे कोई खास नजर नहीं आई, सच्ची बात यही है। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात होगी पंजाब की सियासत की। पंजाब के वजीर आला कौन बनने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे, अपोजिशन और हुकूमत के माबैन पंजाब की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि वफाक के अंदर अपोजिशन दावेदार है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ नंबर्स पूरे कर चुकी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन एक इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दी, इस्तीफा दे दें, अदम इत्मीनान की तहरीक का सामना करें या फिर इंतखाबात की तरफ चले जाएं। इंतखाबात में वो जाने के लिए तैयार थे, कबल वक्त इंतखाबात कराना चाहते थे। ये ऑप्शंस क्या इमरान खान साहब को इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी, अब तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, जो हमसे मुलाकात हुई है उनकी, उन्होंने उसमें तो ये तफसील बयान नहीं की, लेकिन ये शायद उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान कही है। अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रही कि वो नए इंतखाबात का ऐलान कर सकें। अपोजिशन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है उसको वापस लेने पर तैयार हो जाए और तो फिर खान साहब जो है वो इस तरह का ऐलान कर सकते हैं। जो मौजूदा हालात हैं हमारे सामने, उसमें तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। और जो हमारी गुफ्तगू उनसे हुई है उसमें उन्होंने अपने पत्ते
शो नहीं किए। उन्होंने कहा कि इतवार को जो कुछ होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन उनकी बातों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि जिसमें उनके हाथ खाली नजर ना आए। वो क्या करेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद उनके दिल में पड़ल बाकी है। शामी साहब, उम्मीद बाकी है। कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब अगर फारिग होते हैं, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर पंजाब बन जाते हैं, तो इमरान खान साहब की मुश्किलात कम हो जाएंगी। यही उम्मीद थी खान साहब के दिल में, और यही खान साहब चाह रहे हैं। अगर पंजाब में तब्दीली आ जाती है, चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर बना देते हैं वो, तो फिर मरकज में वो अपने वोट पूरे कर लेंगे। देखिए, इस वक्त तो जो मरकज में उनके खिलाफ जो वोट हैं वो ज्यादा है, और जो इजलास कौमी असम्बली का हुआ था जो मुलतवी कर दिया गया, उसमें अपोजिशन ने अपने अरकान जो है उनको शो कर दिया था और बता दिया था कि उनकी तादाद जो है 172 से ज्यादा है। अब वो इनमें से किसको विन ओवर करेंगे, क्या नई सिचुएशन पैदा होगी, इस बारे में कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती। अक्सर मुबस्सरीन का ख्याल तो ये है कि उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है और शायद उससे वो निकल ना पाए, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं। और केपीके में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनके नताइज ने उनको हौसला दिया है और वो उनके हक में आए हैं, तो वो इस बात पर मुतमईन है कि वो अपनी आवाम के साथ उनका राब्ता जो है वो बड़े मुस्तहकम होगा और लोगों का रद्द-ए-अमल अपने अरकान असम्बली पर इस तरह पड़ेगा कि वो उनका साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब कौन से लोग हैं जो ये मौजूदा सूरत हाल में उनका साथ देंगे, या ये समझे उनकी इस बात को कबूल करेंगे कि उनके खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हो रही है इसलिए उनका साथ देना चाहिए, या अब हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्या शामी साहब ये मुमकिन होगा जो अरकान जिनके घरों के बाहर नारे भी लगाए गए, लोटा लोटा के नारे लगे, उनके घर के बाहर लोग पहुंचे, लेकिन वो अपने मौके पर आज भी कायम है। अब अगर एक दिन बाकी बचा भी है तो कौन सा ऐसा अवामी दबाव हो सकता है जिसके नतीजे में वो वापस पलट आए? बात तो आपकी दुरुस्त है, अंदाजा तो ऐसा ही है कि वो वापस नहीं आ सकेंगे और खास आपके लिए जो मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं वो आसानी से उनमें से नहीं निकल सकेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत है, इसके अपने रंग ढंग हैं और इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते तो कोई 1% चांस भी नहीं है। 1% चांस भी हो, 2% भी हो, तो उसके लिए भी हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। शामी साहब, गैर मुल्की साजिश का इमरान खान साहब ने जिक्र किया, उसको बड़ा ग्लैमराइज किया, उसे एक सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। मीडिया को मुतमिन कर पाए कि ये वाकई गैर मुल्की साजिश है उनके खिलाफ? देखिए, उन्होंने अपनी जो मालूमात हैं वो शेयर की मीडिया के साथ। इसमें तो हकीकत है ना कि एक पैगाम उनको दिया गया। अब वो पैगाम जो था वो थ्रेट थी या एक पेशगोई थी या एक ख्वाहिश थी, यानी आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक बड़ी ताकत जो है वो उनसे नाला है और उनसे नाराज है। और उन्होंने ये कहा कि ये भी उस पैगाम में मौजूद है कि अगर खान साहब जो हैं वो इख्तिदार पर न रहेंगे तो वो मुश्किलात जो है पाकिस्तान की वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो ये उन्होंने इत्तला दी है, इंफॉर्मेशन में शरीक किया है, और ये खत जो है या उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात कम्युनिकेट तो जरूर हुई है, लेकिन उसे धमकी कहेंगे और या कोई अमली तौर पर कोई इकदाम साजी से ताबीर करेंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी बातें बहुत से ममालिक जो हैं और बहुत से उनके रहनुमा कहते रहते हैं। अभी भी आप देखें ना, जो बाइडेन जो है वो ये बात कर रहे हैं कि प्यूटन जो है, सदर प्यूटन की हुकूमत खत्म होनी चाहिए और रूस में हुकूमत तब्दील की जानी चाहिए, और सदर प्यूटन की तरफ से बात कही जा रही है कि यूक्रेन में हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत की तब्दीली के लिए जो साजिश हो रही है, कोई इकदाम हो रहा है,
या ख्वाहिश की का इजहार हो रहा है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं और इसलिए इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना आसान नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है, फिर साथ जो दफ्तर खारजा ने जो अमरीकी जो है सफारतकारों से जो एहतजाज किया है, उसमें की साजिश का जिक्र नहीं है। ख्वाहिश किसी की हो सकती है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का हमेशा से होते रहे अमेरिका के साथ, उस पर अमेरिका का कंसर्न भी आता रहा है, हमारे जवाब भी जाते रहे हैं कि साजिश उसके अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, साजिश तो नहीं है लेकिन ख्वाहिश जरूर मौजूद है। और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं, खासतौर पर हुसैन हक्कानी साहब की जो सरगर्मियां हैं उसकी वो तफसील बयान कर रहे थे। तो ये देखें, और बहुत सी बातें ये कही जा रही हैं कि पाकिस्तान के जो कई सियासी रहनुमा हैं या कोई मीडिया पर्सन जो हैं वो गैर मुल्की सफारतकारों से मिलते रहे हैं, मगर ये बातें सारी मामूल का हिस्सा भी हैं। आप किसी भी सफारतकार से मिलना जो है वो कोई जुर्म नहीं है, और पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक माशरा है और खुला माशरा। मीडिया के लोग तो मीडिया के लोग तो सफारतकारों से भी मिलते हैं, बैरूनी जो है दानिशवर उनसे भी मिलते हैं। तो उसको ये कहना कि ये कोई साजिश हो रही है, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने अपना एक बयानिया तैयार किया है और वो अपने शिद्दत के साथ लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और उस पर इसरार भी करते रहेंगे। लेकिन शामिर साहब, इमरान खान हुकूमत के कौन से ऐसे बड़े इकदाम हैं जो खटकना शुरू हो गए अमेरिका के दिल में? सी पैक की बात की जाए तो सी पैक साबिक हुकूमत ने शुरू किया, जरदारी साहब ने उस पर काम किया। फिर अगर नाराजगी है तो साबिका हुक्मरानों से होनी चाहिए। खान साहब के दौर में तो ये सवाल उठता है कि सी पैक का काम गोसलों की तरफ गया है। ये सारी बातें तो दुरुस्त हैं, एतराज़ात तो होंगे ना, लेकिन और वो एतराज़ात किए भी जाएंगे और इमरान खान साहब को उनका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो उनका बयानिया है वो उस खत की बुनियाद पर है और वो समझ रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जो करारदाद है अदम एतमाद की, उसको एक गैर मुल्की आशीर्वाद हासिल है। लेकिन शामिर साहब, क्या मुमकिन है ऐसा कि आशीर्वाद को जो है उसको प्रूव किया जा सके? क्योंकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में तो वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। अब ये तो देखें ना, अब ये बहस होती रहेगी, खान साहब अपनी बात करते रहेंगे, उनके मुखालिफ से मानने से इनकार करते रहेंगे, ये डिबेट जारी रहेगी। अब वो इख्तिदार में बैठकर ये डिबेट कर सकेंगे या उनको मैदानों में आकर और ये डिबेट करनी पड़ेगी, इसमें फर्क वाक़ई हो जाएगा। और अगर उनका इख्तिदार खत्म होता है तो एक सियासी लीडर के तौर पर अपना बयानिया जो है उस पर इसरार करते रहेंगे। शामिर साहब, ये बताइएगा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है वफाक में, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला बन पाएंगे या उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? देखिए, चौधरी परवेज इलाही की सरतोड़ कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पंजाब में मामला तय हो जाए। आज उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है, असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब को ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो पीटीआई के अंदर दरपेश हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर धड़े बन चुके हैं और उन धड़ों की अपनी अपनी जरूरियात हैं और अपनी अपनी मुतालबात हैं और अपने अपने अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो अब वो उन धड़ों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये खबर आई है कि एक धड़ा जो है चीना ग्रुप जिसे कहते हैं, उसने उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए हैं। अगर पीटीआई के अंदर यकसुई हो सकी और सपोर्ट मिल सकी चौधरी परवेज इलाही साहब को, तो शायद वो कोई धमाका करने में कामयाब हो जाए। अगर पीटीआई उनके पीछे खड़ी नहीं होगी तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन शामिर साहब, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? वफाक में तब्दीली आ जाए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, पंजाब पीटीआई के पास रहे और चौधरी परवेज इलाही इत्तेहादी होने की हैसियत से पंजाब के वज़ीर-ए-आला रहे। देखिए, अब जो भी सूरत है कोशिश तो की जा रही है ना, ये रस्सा कशी तो जारी है। अब बिलाखिर किसका हाथ जो है रस्ते पे रहेगा और किसके हाथ से रस्सा निकल जाएगा, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। शामिर साहब, अगर हम देखें माजी में तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब
उनका ज्यादा टिल्ट था चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ, इसलिए उन्होंने राजी भी किया था मुस्लिम लीग नवाज को कि पंजाब की वजारत आला चौधरी साहब को दे दी जाए। क्या अब भी अपोजिशन की ये दोनों जमातें कुछ किरदार अदा कर सकती हैं कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब में वज़ीर आला बन जाए? सुना तो यह है कि अब भी कोशिश हुई है कि वो अपोजिशन के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने इसे कबूल नहीं किया। चौधरी साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अब उसके लिए यू टर्न लेने की कोई उनके पास अब सलाहियत नहीं है। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ही उन्होंने बहुत मुश्किल फैसला किया है, अब अगर एक दूसरा फैसला करेंगे तो जो साख है उनकी वो बिल्कुल ही यानी बैठ जाएगी। तो चौधरी साहब मेरा ख्याल जहां उन्होंने मौक़िफ़ स्टैंड लिया है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस पर ही अब उनको डटे रहना पड़ेगा और उस पर ही वो डटे रहेंगे। शामी साहब, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप तजिया करें इमरान खान साहब या उनसे बातचीत, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब और नाकाम होने के चांसेस कितने हैं, और पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास जाने के इम्कान कितने हैं? देखिए जी, चांसेस जो है वफाक में तो अपोजिशन अपने हामी शो कर चुकी है और 172 से उनकी तादाद ज्यादा है। अब वो ऐसी क्या सूरत होगी कि अपोजिशन की सफों में इंतशार पैदा हो जाए या उनके कुछ लोगों को विन ओवर कर लिया जाए, ये बात कोई समझ में नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब पुरुम्मीद हैं और उनका ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ करतब जो है वो दिखा लिया जाएगा। और जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब का एक अपनी क्रेडिबिलिटी भी है और लोगों से ताल्लुकात भी हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं अगर पीटीआई जो है वो उनके पीछे मुत्तहिद हो गई तो फिर उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला पीटीआई है। पीटीआई के अंदर यकसुई नहीं है और पीटीआई पूरी तरह मुत्तहिद होकर वो परवेज इलाही साहब के साथ नहीं आ पा रही। तो अब ये देखना होगा कि उसके जो मुख्तलिफ धड़े हैं, अगर वो परवेज इलाही साहब को कबूल कर लेते हैं तो फिर उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब रहमान शामी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।